My dear friends, you are mostly welcome on your channel Study for On. If you get profit from this channel, then subscribe to my channel and also press the bell icon. 1909 में इलेक्ट्रॉन का चार्ज का खोज हो चुका था और कौन किया था? आर एम मिलकम ने। 1911 में रदरफोर्ड नामक एक व्यक्ति एक अगला मॉडल लेके आ गए और कब आया था? 911। बहुत स्लो चल रहा है। अब देखते हैं हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो 1911 में रदरफोर्ड RUTHER FORD रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया, इसने खोजा क्या? न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम यानी किसी परमाणु के नाभिक का खोज किया रदरफोर्ड। नाभिक का खोज किया और इसका जो एक्सपेरिमेंट का नाम है वो भी पूछा जाता है। इसका एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हिंदी में भी लिखेंगे तो यही होगा, अल्फा स्कैटरिंग प्रयोग। ठीक, तो इस मॉडल नाभिक की बात करें तो न्यूक्लियस को जो मापा जाता है ना, न्यूक्लियस का रेडियस या नाभिक के किसी नाभिक का जो रेडियस का मेजर करते हैं वो फर्मी से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? फर्मी। और एक फर्मी इक्वल टू होता है 10⁻⁻15। तो फर्मी से खास करके मापा जाता है न्यूक्लियस का। अगर मैं रेडियस की बात करूं, न्यूक्लियस का कितना रेडियस होता है? तो रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस, नाभिक की त्रिज्या तो 10⁻15 मीटर या 10⁻13 सेंटीमीटर है ना। अब जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से इसने क्या किया था, सबसे पहले वो देखते हैं। ठीक, तो रदरफोर्ड ने एटम का मॉडल को जानने के लिए उसने एक चीज़ समझिए। सबसे पहले अल्फा पार्टिकल्स जो होता है ना, अल्फा रे, अल्फा पार्टिकल्स, ये अपने आप में एक पॉजिटिव पार्टिकल्स है। ठीक है, और अल्फा रे में 2 प्रोटॉन रहता है। अल्फा रे एक हीलियम के एटम के समान रहता है। जैसे हीलियम एटम में 2 प्रोटॉन रहता है, 2 पॉजिटिव चार्ज रहता है, उसी तरह अल्फा रे में भी 2 प्रोटॉन यानी 2 पॉजिटिव चार्ज रहता है। अल्फा रे एक हीलियम के समान है। ठीक, तो सबसे पहले इसने क्या किया था? तो सबसे पहले इसने एक लेड बॉक्स लिया, लेड बॉक्स, उसमें एक छोटा सा छेद रखा। ठीक, और लेड बॉक्स के अंदर एक रेडियो एक्टिव मटेरियल। ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे क्या? पोलोनियम। बताइए तो पोलोनियम का खोज किसने किया था? तो पोलोनियम के खोज करने वाले कौन थे? मैरी क्यूरी। और मैरी क्यूरी के जो हस्बैंड है पीरे क्यूरी। मैरी क्यूरी कभी पीरे क्यूरी के स्टूडेंट भी हुआ करती थी। वही स्टूडेंट टीचर में ही लव हुआ और मैरी क्यूरी का प्यार इतना ज़्यादा था वो अपने देश पोलैंड छोड़ करके आ गई थी पीरे क्यूरी के लिए। सारी के सारी खोज की थी, फिर मैरी क्यूरी उसी को पढ़ाया था अपना स्टूडेंट को ही। ठीक, तो अल्फा पार्टिकल पोलोनियम, और पोलोनियम अपने आप में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, और पोलोनियम का खोज किया था और मैरी क्यूरी के सम्मान के लिए, वो उसका देश पोलैंड था, उसी के सम्मान के लिए इसका नाम रखा था पोलोनियम। तो अल्फा पार्टिकल्स के इसका काम क्या था? अल्फा पार्टिकल्स अपने आप में डीके होता है क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने से डीके होता है, तो इसमें क्या? अल्फा कण निकलती थी। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स ये अल्फा रे निकलती थी। तो रदरफोर्ड एक स्लिट लिया था उसने। हाँ, एक स्लिट में एक छोटा सा छेद किया था ताकि उसमें एक ही रे जाए। और जैसे ये छोटा सा छेद से पास करके एक रे, तो आगे में एक लिया उसने, एक गोल्ड फॉयल सोने की पन्नी। सोने की पन्नी क्यों लिया? क्योंकि इसका थिकनेस काफ़ी कम होता है, इसे काफ़ी पतला चादर की तरह पीटा जा सकता है।
थिकनेस बहुत कम होता है, ठीक है, यानी मोटाई बहुत कम, पतले चादर की तरह बना सकते हैं। ये लेस रिएक्टिव होता है, कम क्रियाशील होगा, कम क्रियाशील, और इसके चारों ओर एक फ्लोरेसेंट मेटल का एक बाउंड्री बना दिया। फ्लोरेसेंट मेटल उसे कहते हैं जिस पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज गिरने से वो चमकने लगती है, या कोई भी वस्तु जो चमकने लगती है उसे ही बोला जाता है फ्लोरेसेंट मेटल, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये लिया था जिंक सल्फाइड ZnS। तो उसने देखा कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स पास कर रहा है गोल्ड फॉइल को, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहा है, सीधे पार कर जा रहा है ना। कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपने पाथ से डाइवर्ट कर जा रहा है, और बहुत कम रेयर उसी रास्ते में वापस आ रहा है जिस रास्ते से वापस जा रहा था। तो रदरफोर्ड ने क्या लिया, एक लेड बॉक्स लिया। लेड का ही बॉक्स क्यों लिया, लेड बॉक्स, क्योंकि अल्फा कण जो होता है, अल्फा रे होता है, लेड को पेनिट्रेट नहीं कर पाता, लेड को पार नहीं कर पाता, क्रॉस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो लेड को पेनिट्रेट नहीं कर पाता, लेड बॉक्स के अंदर पोलोनियम रखा, पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल्स निकलने लगा, और उसको एक स्लिट से होकर के किसी एक कण को, और उसमें गोल्ड फॉइल से, और गोल्ड फॉइल इतना पतला था ना जिसमें लगभग 1000 एटम आ जाएगा, इतना पतला था 1000 एटम लगभग। तो इसने जो रिजल्ट देखा वो मैं एक बार रिजल्ट बता दे रहा हूं। इसका रिजल्ट था मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा रे, मोस्ट ऑफ द अल्फा रे आर पासेस इन ए स्ट्रेट लाइन, मोस्ट ऑफ द अल्फा रे, अच्छा इसको अल्फा को कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं ना, अल्फा रे पास्ड थ्रू स्ट्रेट लाइन, है ना। ज्यादातर अल्फा किरण सीधी रेखा में पार हुई, सीधी रेखा में पार हुई या गुजर गई, ठीक है। दूसरा जो रिजल्ट देखा, ये मैं रिजल्ट लिखना है। दूसरा देखा, ए फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ए फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ए फ्रैक्शन ऑफ अल्फा रे डिफ्लेक्टेड फ्रॉम हिज पाथ, डिफ्लेक्टेड फ्रॉम हिज पाथ, बहुत कम अल्फा पार्टिकल, यानी कुछ किरण अपने रास्ते से विचलित हो गए, अपने रास्ते से विचलित हो गए कुछ किरण, ठीक। 1 2 हो चुका। तीसरा देखा, बहुत कम, ना कि बराबर, बहुत कम, ठीक है। जैसे 12,000 कणों में से एक कण, 1/12,000 मतलब 12,000 में से एक अल्फा रे बाउंडेड बेक एट 180 डिग्री एंगल, यानी 12,000 में से एक अल्फा किरण उसी रास्ते से आपस लौट आए, उसी रास्ते पर आपस लौट आया, ठीक। तो रोज जो रिजल्ट मिला, इससे रदरफोर्ड अपना एक कंक्लूजन निकाला और उसने बताया कि एटम कैसा होगा। चलिए देखते हैं रदरफोर्ड क्या बताया। मैं इसे रब कर दूं, मैं इसे रब कर देता हूं। अच्छा, मैं इन सारी चीजों को वीडियो से दिखा के क्लियर करूंगा। कंक्लूजन, मोस्ट ऑफ द अल्फा रे पास थ्रू एन स्ट्रेट लाइन, है ना। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, स्ट्रेट लाइन में पास हो गया।
इसका मतलब वो कहना चाहे कि परमाणु के अधिकतम भाग क्या होते हैं, खाली होते हैं। मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम ऑफ एन एटम आर एम्प्टी, है ना। परमाणु के अधिकतम भाग खाली होते हैं। क्या हमको नोट छपवा रहे हैं, खाली होते हैं। दूसरा बताया कि कुछ रे देखा कि कुछ डिफ्लेक्टेड हो रहा है ना, कुछ डिफ्लेक्टेड हो रहा है। न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एन एटम, नाभिक परमाणु के बीच में स्थित होता है। नाभिक परमाणु के बीच में स्थित होता है। तीसरा जो कंक्लूजन बताया, उसने तीसरा कंक्लूजन बताया कि इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों, नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते हैं। जब ये तीसरा स्टेटमेंट बताया तब एक लैंगूर नाम का साइंटिस्ट था, लैंगूर। इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन किस स्पीड में गति करता है, चक्कर तो काटता है, उसका स्पीड क्या होगा। तो फिर स्पीड इसको पता नहीं। रदरफोर्ड का जो ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, ये रदरफोर्ड का खुद नहीं किया था, इसका 2 स्टूडेंट मिल करके किया था। उन स्टूडेंट का नाम था, पहला का नाम था हैंस गीगर, और एक था मार्सडन। तो 2 एक्सपेरिमेंट, ये 2 स्टूडेंट ही ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। नहीं, काम तो ये लोग किया था, लेकिन श्रेय कौन ले लिया, न्यूक्लियस का खोज का रदरफोर्ड। चलिए कोई बात, जो भी हुआ था। लेकिन जब ये लैंगूर पूछा कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड कब होगा, तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड का खोज किया कौन था। अगर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता है, इसके 3 साल बाद मार्सडन ने खोजा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जो होगा, यानी डिस्कवरर जो होगा, ये किसको श्रेय जाएगा, मार्सडन को। मार्सडन। और कितना होता, 2200 किलोमीटर पर सेकंड। अब रदरफोर्ड में क्या बचा रह गया, तीसरा एक्सपेरिमेंट। न्यूक्लियस चौथा वो बताया था, किधर लिख दो, इधर लिख दो, ये चौथा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। परमाणु का आकार नाभिक के आकार का पावर 15 गुना ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। यानी साइज ऑफ एन एटम, ठीक है, परमाणु का आकार नाभिक के आकार का न्यूक्लियस के आकार, साइज ऑफ एन न्यूक्लियस, इसका कितना 10 to the power 15 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। द साइज ऑफ एन एटम इज 10 to the power 15 टाइम्स द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, है ना। परमाणु का आकार नाभिक के आकार का 10 का पावर 15 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें रदरफोर्ड का मॉडल था। मैं इसको प्रूव कर दूँ क्या, जगह नहीं है, एक बार समझा देता हूँ इन सारी चीज़ों को। 1911 में एक व्यक्ति आया था रदरफोर्ड, उसने डिस्कवर किया था किसको, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम को। किसको खोजा था,
नाभिक को, ठीक, नाभिक को बताया। और इसने बताया कि सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो नाभिक में कंसंट्रेटेड रहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड रहते हैं। तो द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस, इसने बताया था दूसरा चीज़ें। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहते हैं? नाभिक में कंसंट्रेटेड रहते हैं, ठीक है, नाभिक में केंद्रित रहते हैं। तो चौथा पॉइंट तो मैं लिख दिया, ये चौथा मैं इधर रफ कर दे रहा हूँ, ठीक। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से 3 रिजल्ट मिला, ज़्यादातर अल्फा किरण सीधी रेखा में पास हो गया। दूसरा मिला कुछ अल्फा किरण अपने रास्ते से विचलित हो गया, और कुछ बहुत कम अपने उसी रास्ते पर आए, है ना, इधर फिगर बना रहा हूँ, जिसमें टकराया उसी रास्ते में वापस आया, ठीक। तो इससे रदरफोर्ड ने कुछ कुछ कंक्लूजन निकाला। रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला, क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, जो अल्फा पार्टिकल्स था वो खुद में क्या पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, और अंदर में कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा तभी वो डिफ्लेक्ट करेगा, तभी वो रिपेल करेगा, तभी वो इसी रास्ते में जा रहा है। तो ये कुछ अंदाज लगाया उसने, और उसने बार बार इन सारे एक्सपेरिमेंट को दोहराया, तरह तरह से इन सारे एक्सपेरिमेंट का प्रयोग किया अलग अलग तरीक़ा से, और उसने बताया था। ये था चौथा नंबर हो गया। पाँचवा नंबर बोला था द पॉजिटिव चार्ज ऑन ए न्यूक्लियस कंसंट्रेटेड, पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम, किसी पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम कंसंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस, कंसंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस, किसी परमाणु का धनात्मक आवेश उसके नाभिक में केंद्रित होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कहाँ होते हैं? नाभिक में रहते हैं, और इसने नाभिक का खोज किया था। एक्सरे के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि रेडियस ऑफ एन एटम, एक्सरे को कौन खोजा था जी? रॉन्टगन ने खोजा था, ठीक है, यहाँ का पार्ट नहीं इसलिए लिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है, एक्सरे को रॉन्टगन ने खोजा था। एक्सरे के एक्सपेरिमेंट से पता चल जाता है कि रेडियस ऑफ एन एटम, कभी कभी पूछा भी जाएगा आपसे, पूछा गया भी, हाँ क्वेश्चन पूछा हुआ कि परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या होता है 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस यानी नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या ये कितना होता है? मैं आपको पढ़ाने पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक, मैं आपकी तरफ बार बार देख के आपका मन नहीं बिगाड़ रहा हूँ। आप सीधे शांति से पढ़ने पर फोकस कीजिए, सारे के सारी चीज़ों को अच्छी तरह समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी सारे के सारे क्वेश्चन। मैं आपकी तरफ देख के भाजाई मारूँ इससे कुछ नहीं, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, सारे के सारे चीज़ें ठीक हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर या 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, एक बार एटम का वॉल्यूम लिख दे रहा हूं तो चलेगा ना, और एक बार यानी परमाणु का वॉल्यूम, और एक बार न्यूक्लियस का वॉल्यूम, नाभिक का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होगा? जब भी कोई चीज़ गोल होता है तो 4/3 पाई आर क्यू, इसका भी, ये भी गोल चीज़ है तो 4/3 पाई आर क्यू। तो आप देख रहे हैं ये तो पाई ये कट जाएगा, तो ये आर क्यू और ये आर क्यू, तो एक आर क्यू कितना है? 10⁸ cm। तो आर क्यू करेंगे कितना होगा? आर क्यू करेंगे तो 10 का पावर कितना? 24 चल जाएगा। फिर कितना आएगा? 3 बार गुना करेंगे तो 10 का पावर 24 हो जाएगा। और
एक था 10 का पावर 13 ना, हो जाएगा 3 बार गुना करने से 10 का पावर 39, ये घट बढ़ के ऊपर चल जाके हो जाएगा 10 का पावर 15, तो एक डिफर हो जाएगा। ठीक, यानी एटम का वॉल्यूम 10 का पावर 15 गुना ज़्यादा है किससे? न्यूक्लियस का वॉल्यूम से। अब ये ऊपर आ गया, इससे गुना होके इधर उधर हो जाएगा, जगह ही नहीं मिल रहा मुझे, तो कैसे समझाऊं मैं आपको। चलिए कोई बात नहीं, इसको छोड़िए, कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा इससे कोई काम का नहीं है, इतना समझिए। ठीक है, साइज ऑफ एटम बहुत कंजस्टेड जगह हो जा रहा है। जो एटम का जो साइज ऑफ एटम जो होगा और न्यूक्लियस का जो साइज होगा, न्यूक्लियस का साइज का 10/15 गुना से गुना करेंगे तो साइज ऑफ एटम मिलेगा। चीज़ें तो रदरफोर्ड ने इतने सारे चीज़ें बताया था। तो रदरफोर्ड ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो पूरा का पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, ये पीछे जाके देख लेंगे, मिटा देता हूं मैं। रदरफोर्ड का मॉडल में एक कमियां थी। उसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जो होता है वो एटम के बीच में होता है, एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक, तो हम फिजिक्स में ये पढ़ चुके, कोई भी अगर वस्तु गति कर रहा है, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद वो अपना क्या करेगा, एनर्जी को लूज करेगा, और जब एनर्जी लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो धीरे 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 अपना रेडियस कम होते जाएगा इलेक्ट्रॉन, और एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ, न्यूक्लियस में घुस जाएगा और कोलैप्स कर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो ऐसे केस में रदरफोर्ड ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया था स्टेबिलिटी ऑफ ए एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ये एटम का स्थिरता को बता नहीं पाया था। ठीक, तो इतने सारे चीजें था रदरफोर्ड मॉडल पे। तो आइए देखते हैं एक बार रदरफोर्ड मॉडल का वीडियो चेक कर लेते हैं। ठीक, देख लेते हैं वीडियो क्या है रदरफोर्ड मॉडल पर। चलिए भाई, स्टडी फॉर ऑन आगे हम लोग देख रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, जिसमें एक अल्फा स्कैटरिंग बॉक्स है। इन लर्न अबाउट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। इस मॉडल में हम लोग जो पढ़ेंगे क्या, तो बहुत सारे साइंटिस्ट वर्क किया एटम के स्ट्रक्चर पर। पहले जे थॉमसन, फिर उसके बाद कौन किया था, रदरफोर्ड। 1904 में जे थॉमसन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं पॉजिटिव चार्ज स्फीयर पर। उसके बाद रदरफोर्ड अपना मॉडल पेश किया 1911 में। और रदरफोर्ड ने क्या बताने की कोशिश की, मैं इसको विजुलाइज करता हूँ आपको। ठीक, तो इसके एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसका एक्सपेरिमेंट का नाम है इसका, जिसमें से एक लेड बॉक्स लिया। अल्फा पार्टिकल्स आर द इमिटिंग फ्रॉम रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस एज लाइक ए पोलोनियम। ये देखिए, ये एक अल्फा पार्टिकल्स, मैं फिर से बेक करके दिखा दे रहा हूँ आपको थोड़ी देर में। ये एक लेड का बॉक्स है, इसमें एक पोलोनियम मेटल रखा। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स आर इमिटेड फ्रॉम रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस एज लाइक पोलोनियम। अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से निकलते हैं, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस के डीके होने से, जैसे पोलोनियम को। और ये एक लेड के बॉक्स में रखा ताकि लेड के बॉक्स को क्या पेनिट्रेट ना कर पाए। और यहाँ से एक लेड के बॉक्स में एक ये रखा। और ये जो अल्फा पार्टिकल्स होता है, अल्फा पार्टिकल्स जो चार्ज होता है वो एक हीलियम आयन के बराबर होगा। द चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल्स इज चार्ज ऑफ हीलियम। इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, जैसे हीलियम में 2 प्रोटॉन होता है ना, वैसे ही अल्फा पार्टिकल्स में भी 2 प्रोटॉन होते हैं। ठीक, अब देखिए क्या करता है। इसमें एक लेड बॉक्स लिया जिसमें एक होल रखा, एक स्लिट लिया जिसमें एक छोटा सा होल रखा, एक गोल्ड फॉयल लिया। ठीक है, बहुत ही पतला पन्नी। और ये जो जिंक बैलेंस का जो कुछ बनाया है 4 दीवारी फ्लोरेसेंट मेटल का, ताकि कोई भी पॉजिटिव पार्टिकल्स उस पर टक्कर करे तो उस पर क्या ब्राइटनिंग इफेक्ट हो। अल्फा पार्टिकल्स आर इमिटेड फ्रॉम द रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस सोर्स पासेस थ्रू द होल। इस होल से पास करके, एंड इट आल्सो पासेस थ्रू द स्लिट फ्रॉम ए स्मॉल पॉइंट। और इस स्लिट से पास हो गई इट बम्बार्ड ऑन गोल्ड फॉयल। और ये गोल्ड फॉयल पर क्या बम्बार्ड किया। और जैसे ही ये कुछ पार्टिकल्स इधर आ गया, देखिए यहाँ जिंक बैलेंस होने के कारण, जिंक सल्फाइड होने के कारण वो
ग्लो कर रहा है कि थॉमसन मॉडल से ये बहुत ही अंतर है। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पास थ्रू द फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, गोल्ड फॉयल से पास हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्शन के पास हुए और कुछ तो एकदम सीधे सीधे आ गए। अब अगर अल्फा पार्टिकल्स को हम जूम करके एक एक एटम की बात करें तो ये एटम देखिए आगे, अब इसमें देखिए एटम में एक पॉजिटिव चार्ज, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स सीधे सीधे पास हो जा रहे हैं। तो इसीलिए बताया था मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम क्या होता है, एम्पैटी होता है। अब फ्यू पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए स्मॉल एंगल, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट कर जाए कुछ ही कण, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज के आमने सामने आ रहा है। तो इससे वो बताया था पॉजिटिव चार्ज कंसिस्टेड एट द सेंटर ऑफ द एटम, जितना भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो किसी एटम के सेंटर पर होता है। उसके बाद ए वेरी फ्यू पार्टिकल्स आर रीबाउंडेड बैक, बहुत ही कम कण क्या हो गए, पीछे आ चुका, क्योंकि वो डायरेक्ट रदरफोर्ड नेम्ड द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द सेंटर ऑफ एटम इज ए न्यूक्लियस, और रदरफोर्ड इस सेंटर ऑफ मॉड्यूल का क्या नाम रखा, ये रिबाउंडेड बैक हो गया, इसको न्यूक्लियस नाम रखा था, ये वाला रिबाउंडेड बैक। तो मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस, एटम का जो मैक्सिमम मास होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, ये बताया उसने। ये देखिए न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड के मॉडल को और एक नाम से जाना जाता है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है, इसमें एक न्यूक्लियस था। तो इलेक्ट्रॉन देखिए लगातार घूमे जा रहा है इसके, तो रदरफोर्ड का मॉडल का एक डिफ्लेक्शन था, अगर इलेक्ट्रॉन लगातार घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन का अपने आप में एनर्जी लूज करेगा तो ये धीरे धीरे इसका रेडियस घटेगा। रदरफोर्ड मॉडल वाज आल्सो नोन एज द प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन जैसे घूम रहा है, जैसे प्लेनेट घूमता है ना, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी इसके मॉडल में घूम रहा है, इसीलिए रदरफोर्ड का मॉडल को ही बोला जाता है प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम, प्लेनेट के साथ कंपेयर किया जैसे उसमें तरबूज के साथ। इफ द इलेक्ट्रॉन कीप्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस देन इट एक्सेलरेटेड एंड लूज एनर्जी। अगर बोल रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन लगातार क्या न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहेगा तो ये एक्सेलरेशन होगा, घूमेगा तो, और घूमेगा कोई भी वस्तु यदि एक्सेलरेशन होगा तो एनर्जी लूज करेगा, तो एक समय आएगा जो इसका रेडियस लगातार डिक्रीज होते जाएगा, है ना, रेडियस नाभिक से इसकी दूरी, और एक समय ये कहाँ नाभिक में गिर जाएगी, एंड समटाइम्स लेटर इट कोलैप्स विथ न्यूक्लियस, और नाभिक के साथ क्या हो जाएगा, ये ब्लास्ट हो जाएगा गिर करके। लेकिन रियली में तो ऐसा होता नहीं है, तो इस चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रदरफोर्ड, ठीक है, ये कोलैप्स कर गया। द न्यूक्लियर मॉडल एटम कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम एंड दिस वाज ए मेजर ड्रॉबैक्स, और यही उसका सबसे बड़ा कमियां रह गई। देखते हैं, रिकेप करते हैं। सबसे पहले रदरफोर्ड गेव द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम व्हिच वाज बेस्ड ऑन हिज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, ठीक है, रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया उस बेस्ड है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग पर, अल्फा पार्टिकल के एक्सपेरिमेंट पर है। अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम के अनुसार ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एन एटम कंसंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस, जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है और मास जो होता है वो कहाँ कंसंट्रेटेड रहता है, न्यूक्लियस में। द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, तो एटम का जो सेंटर होता है उसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। द साइज ऑफ एन एटम, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एन एटम, एटम के साइज के कंपेयर में कितना 10 का पावर 15 गुना वॉल्यूम बताए थे हम, उतना छोटा। मास और वॉल्यूम अलग अलग चीज़ है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहेगा, अभी थोड़ा देर पहले देखे थे। द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मॉडल वाज दैट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, ठीक है, सबसे बड़ा इसका कमियाँ यही रह गई कि स्टेबिलिटी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया।